जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की हालत देखते हैं, राजनीतिक हालत, आपकी समझ क्या कहती है और आपके लिए राजनीति क्या है? सत्ताधीश ब्राह्मण समाज से डरता है। क्यों डरता है? उसको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज अगर मुख्य धारा में आ जाएगा और शासन सत्ता में उसकी भागीदारी ज्यादा हो जाएगी, तो जो उसकी सोच है उस सोच को ब्राह्मण समाज सफल नहीं होने देगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए धर्म क्या है? वर्तमान में एक प्रचलन क्या चला हुआ है कि पुलिस कह दे रही है, सरकार कह दे रही है कि फला व्यक्ति अपराधी है, इनामी है, और पुलिस के द्वारा उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, कहीं किसी के द्वारा हत्या करा दी जा रही है। हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। क्या है ये ब्राह्मणवाद जिससे लोग आजादी चाहते हैं और ये टर्म बार बार क्यों लाया जाता है? आज ब्राह्मण अपनी अस्मिता को बचाने के लिए परेशान है वर्तमान सरकार में, तो ब्राह्मणों को सचेत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। एक बड़ा आरोप हमेशा से रहा है कि मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। एनसीआर भी कहता है कि 1500 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं इन 8-9 सालों में हो चुकी हैं। ये कह देते हैं कि राम को हम लाए हैं, तो हमने तो अभी तक यही सुना था कि भगवान हम सबको लाए हैं, लेकिन भगवान को लाने वाला इंसान हो जाए, ये पहली बार नरेशन हमने सुना है। धर्म को राजनीति में मिला दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। एक ऐसी चीज है जो उनके अंदर थी और समाज में दुष्प्रचार किया गया। चिल्लू पार के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है। सरिया बैरिया बंधा सरकार की उपेक्षा का शिकार है। बगहा की कटान सरकार की उपेक्षा का शिकार है। ज्ञानकुल का कटान सरकार की उपेक्षा का शिकार है। चिल्लू पार की स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार की उपेक्षा का शिकार है। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो कटान को रुकना चाहिए, वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये भी तो कह सकते हैं कि वो कमजोर विधायक हैं या फिर कमजोर, शिखंडी, उनके लिए शिखंडी शब्द ही मुझे लगता है कि बेहतर उनके ऊपर लगता है। आप अखबार उठाओ, कितने लोगों की रोज हत्याएं हो रही हैं। जब पशु तस्कर मार दे रहा है, कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, तो गुंडा माफिया तय आप कैसे कर देते हो? कि गांधी जी बहुत गलत थे, उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया, तमाम चीजें, तमाम बातें होती हैं, और ऐसे वक्त में नाथूराम गोडसे को महान बताया जाता है। अगर पुतला भी फूका जाता है तो रावण का पुतला फूका जाता है, जबकि रावण भगवान ब्रह्मा के कुल के थे। अगर देखा जाए तो विश्वथर्वा के बेटे थे, पुलस्त के नाती थे, और भगवान राम के वो एक तरह से पुरोहित थे। ब्राह्मण विचारधारा है वशिष्ठ की, ब्राह्मण विचारधारा है आचार्य चाणक्य की, ब्राह्मण विचारधारा है कश्यप ऋषि की। अधूरे हो जाएंगे। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये कौन कहता है? ये ब्राह्मण कहता है, कि दुनिया में और कोई नहीं कह सकता है। तो ब्राह्मण को जात में परिभाषित करके आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ब्राह्मण को समझने के लिए विचारधारा को समझना आवश्यक है। ये जो सत्ताधीश हैं, ये कहीं न कहीं ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। जो समाज है, सत्ता के लोग, उनको लगता है कि ब्राह्मण अगर रहेगा तो हम अपनी जो उनकी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने देगा। इस देश की आज़ादी के लिए पहले किसने लड़ाई लड़ी? मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी, चित्तू पांडे जी ने लड़ाई लड़ी। तो इस देश के लिए जब भी कुछ देने की बात आई तो ब्राह्मण समाज ने किया है। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा कमाई का साधन उसको नहीं बनना चाहिए। अपनी समस्याओं को लेकर कोई माफिया के पास नहीं जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसको उम्मीद होती है। तो वहाँ 165 परिवार समाप्त हो गए, तो वह दर्द कहाँ गया? ज्ञानकुल कट गया, वो दर्द कहाँ गया? जगदीशपुर कट गया, वो दर्द कहाँ गया? जीत हार हमारा काम है जनता के बीच में चलना, जनता की समस्याओं को उजागर करना। वो हम चाहे जो भी होता हम उसको उजागर करते रहते हैं। बाकी जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये निर्णय जनता करती, व्यक्ति नहीं करता। हम कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। और जब तक व्यक्ति सहिष्णु नहीं होगा, लोकतंत्र चलेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस से लोकतंत्र नहीं चलेगा, उसके लिए सहिष्णु वो तो कहते हैं गुंडों माफियाओं के लिए जीरो टॉलरेंस है। गांधी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, पूरी दुनिया उनको मानती, पूरी दुनिया में गांधी जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरी दुनिया के स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो गांधी को पूरी दुनिया जानती है। गांधी जैसे व्यक्ति पे कोई आरोप लगाने लगे तो फिर सही कौन है?
नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी का खास पॉडकास्ट पत्रकार चाय वाला देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तिवारी हाता परिवार से विनय शंकर तिवारी जी। जब भी चिल्लू पार उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होगी, जब भी पूर्वांचल की राजनीति की बात होगी और खास करके चिल्लू पार की जब भी बात होगी, इस परिवार का एक अहम रोल रहा है। और जब तक इस राजनीति में इस परिवार का नाम ना आए, चर्चा ना हो, कोई भी राजनीतिक चर्चा अधूरी मानी जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी के इस खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है, चूंकि राजनीति की बात पूरे पॉडकास्ट में राजनीति की बात करनी है, पहला सवाल मेरा ये है कि तमाम तरह के लोग कि जो लोग भी आज के वक्त में राजनीति में हैं, सबके लिए राजनीति के अलग अलग मायने हैं। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की हालत देखते हैं, राजनीतिक हालत, आपकी समझ क्या कहती है और आपके लिए राजनीति क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे लिए व्यक्तिगत राजनीति है, तो राजनीति हम एक सेवा भाव से है और उस सेवा भाव में हम चाहते हैं कि जो लोग समाज के मुख्य धारा से बिछुड़ गए हैं, मुख्य धारा से बिछुड़ने का तात्पर्य तमाम लोग केवल दलित और बैकवर्ड से लगाते हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य धारा से आज की तारीख में ब्राह्मण समाज के लोग भी, अपर कास्ट के लोग भी बिछड़े हुए हैं। तमाम ढेर सारे अपर कास्ट के लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक सुविधाओं से महरूम हैं। उनके पास शिक्षा के लिए साधन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और रोजगार नहीं है और तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनको सामान्य या सवर्ण वर्ग का होने के नाते तमाम तरह की उनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक आम नागरिक को, वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। आज की तारीख में आवश्यकता इस बात की कि समाज के सभी वर्गों को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। ये ऐसी चीजें हैं कि ये देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और उसको ये प्राप्त होना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी तरफ से जो भी संभव हो सके लोगों, आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जब तक मैं विधायक था तो विधानसभा में उसकी आवाज़ उठाता था और जगह जगह इसकी आवाज़ उठाता रहता हूँ। तो राजनीति करने का मुख्य ये है कि समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए और जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति समाज के सभी वर्गों को समान रूप से हो, उसमें किसी तरह का भेद ना हो। मैं उसी में एक सवाल और जोड़ा था कि जैसे अभी जो चल रहा है सब कुछ, जैसे यूपी में, बिहार में, झारखंड जैसे राज्यों में, मैं साउथ इंडिया की बात कि वहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल जाता है, लेकिन इधर की जो पॉलिटिक्स है क्या कि आपकी समझ क्या कहती है कि किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, क्या है कि और ये चीजें कहाँ तक लेके जाएंगी? देखिए, जो वर्तमान में क्या है, जो सत्ताधीश हैं, सत्ताधीश ब्राह्मण समाज से डरता है। क्यों डरता है? उसको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज अगर मुख्य धारा में आ जाएगा और शासन सत्ता में उसकी भागीदारी ज्यादा हो जाएगी, तो जो उसकी सोच है उस सोच को ब्राह्मण समाज सफल नहीं होने देगा। तो इसलिए एक निश्चित योजना के तहत ब्राह्मणों को के बारे में दुष्प्रचारित किया गया, तरह तरह के उनके बारे में बातें कही गई। फिर जब यहीं तक नहीं संतोष हुआ सत्ताधीशों को, तो ढेर सारे ब्राह्मणों की हत्याएं भी कराई गई। इसके लिए आप एनसीआरबी का डेटा देख सकते हो, ये मेरा अपना ये नहीं है, एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखोगे तो ढेर सारे ब्राह्मण जो प्रमुख रूप से थे उनकी हत्याएं करा दी गई और सरकार ने उनके बारे में कोई सही बात नहीं कही। जैसे किसी को भी अपराधी मानने का कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम किसी हमारे कहने से, सरकार के कहने से या पुलिस के कहने से अपराधी नहीं हो सकता है। अपराधी होने के लिए भारत की जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था है न्यायपालिका की। किसी भी व्यक्ति को जब तक न्यायपालिका अपराधी न घोषित कर दे, दोषी न सिद्ध कर दे, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। वर्तमान में एक प्रचलन क्या चला हुआ है कि पुलिस कह दे रही है, सरकार कह दे रही है कि फला व्यक्ति अपराधी है,
इनामी है, और पुलिस के द्वारा उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, कहीं किसी के द्वारा हत्या करा दी जा रही है। जात, खासकर ब्राह्मणों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब एक तरह से समस्या खड़ी हो गई है। आज ब्राह्मण अपनी अस्मिता को बचाने के लिए परेशान है वर्तमान सरकार में। तो ब्राह्मणों को सचेत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी गई तो ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही, जो लोग भी रहे, और उन लोगों ने समाज को एक नई दिशा दी। और आवश्यकता जिसी बात की, जैसे आपने कहा कि भाई बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो जो धर्म की बात होती है, धर्म एक हमारी आस्था का विषय है, ये एक सामाजिक विषय है। धर्म और समाज को मिलाया नहीं जाना चाहिए। धर्म हमारी आस्था सब में है, और मेरे ख्याल से हर सनातनी, हर हिंदू आस्थावान है। कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो अपनी आस्था न रखता हो। सबका समाज में अपनी आस्था है, तो उसकी आस्था एक अलग चीज़ है, और सामाजिक व्यवस्था और सरकार से उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो एक अलग व्यवस्था है। तो हर व्यक्ति को समाज के सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ब्राह्मण है तो उसको वो सुविधा न मिले या उसको नौकरियों में जगह न मिले। तो वर्तमान सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, अगर सरकार निष्पक्ष है तो जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, इनकाउंटर हुए हैं, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करे, और न्यायालय के द्वारा जो बात सही हो उन पे अभियोग चलाकर जनता के सामने उस बात को सही और गलत को रखने का काम करे, जिससे बातें, अगर कोई भ्रम है तो वह स्पष्ट हो जाएगा। मतलब जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, मतलब कि राजनीतिक चर्चा इतनी बड़ी, एक बात मुझे ध्यान आता है, और चूंकि हम लोगों ने उस दौर की कहानियां सुनी हैं, पंडित जी का एक जो राजनीतिक जीवन रहा है, और एक लंबा मतलब कि पारी उन्होंने, और जब तक वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे, एक तरह से एक मुख्य धारा में हमेशा उन्होंने राजनीति की। तो चूंकि आप उनके पुत्र हैं, और एक सवाल मेरे मन में बार बार उठता है कि कई बार जो है उनके पास आप जब बैठते रहे होंगे, उनसे बातचीत करते रहे होंगे, तो क्या मतलब कि तमाम बातचीत में अगर मैं कंक्लूजन पूछूं कि उनके द्वारा दी गई सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या है? देखिए, विनम्रता एक ऐसी चीज है जो उनके अंदर थी और समाज में दुष्प्रचार किया गया। उसका प्रमाण ये है कि जब वो यहाँ रहते थे, इसी कुर्सी पे, इसी बेंच पे बैठते थे, इसी छप्पर में बैठते थे, और ये छप्पर और ये हाता लोगों से भरा रहता था। अगर आपने अपने लोगों से सुना होगा, हो सकता है तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन लोगों से भरा रहता था। कौन आते थे? जो परेशान थे, जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, वो यहाँ पर आते थे और अपनी समस्या का निदान लेकर जाते थे। तो वो लोगों की समस्याओं के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनकी अपनी कोई समस्या नहीं थी। सामान्य जन की समस्या के लिए पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने जीवन भर संघर्ष किया, और उसी का परिणाम था कि जहां भी कहीं वो जाते थे, स्नेह से उनका आकर्षण ऐसा था कि लोग आकर उनके पास इकट्ठे होते थे और अपनी बातों को उनसे कहते थे, और उनको उम्मीद होती थी, चाहे वो सलेमपुर से आए, चाहे देवरिया से आए, चाहे बलिया से आए, या उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से आ जाएं, उनको ये लगता था अगर हम आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी के पास चलेंगे तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि इस विश्वास के साथ आते थे और उनकी समस्याओं का समाधान होता भी था। इसे तमाम आरोप लगते रहते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर। तो पहले तो एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो होती है उसमें लिमिटेशन क्या होने चाहिए? क्योंकि अगर किसी से मतलब कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो उसका कुछ मानक तो होगा। क्या वो पर्सनल, मतलब कि वो इतना ज़्यादा प्रतिद्वंदिता हो जाती है कि वो पर्सनल आने लगता है? जैसे जब हाता परिवार के बारे में और मंदिर के बारे में बात की जाती है, या फिर कई बार जो है चिल्लू पार की राजनीति को लेकर बात होती है, तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि पर्सनल लोग हो जाते हैं, व्यक्तिगत उसको अपनी लड़ाई मान लेते हैं। देखिए, राजनीति में व्यक्तिवादी सोच ठीक नहीं होती है। और जहां आपने कहा प्रतिद्वंदी, राजनीति में प्रतिद्वंदी नहीं होता है। राजनीति में वैचारिक भिन्नता होती है। राजनीति जब आप करते हैं तो उसमें राजनीति में वैचारिक भिन्नता होती है। इसीलिए अगर हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे
संविधान सभा की बैठकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तो जब सभी सदस्य एक साथ बैठते थे तो वो अपनी बातों को करते थे और विचारों की उनकी भिन्नता थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें विरोध था। अलग अलग विचार के लोग थे और इसीलिए लोकतंत्र में बहुमत का महत्व रखा गया है कि जो लोग जिस विचार से ज़्यादा प्रभावित हों या उनको ज़्यादा पसंद हो तो वो विचार लागू किए गए। तो राजनीति में कभी भी जो आपने कहा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, वैचारिक रूप से भिन्नता होनी चाहिए, बाकी सभी लोगों को समान रूप से रहना चाहिए। और जहाँ तक राजनीतिक लड़ाई प्रतिद्वंद्विता है, प्रतिद्वंद्विता अपने आप में ये गलत शब्द है ये, और मेरे हिसाब से राजनीतिक वैचारिक प्रतिद्वंद्विता तो चल सकती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उचित नहीं है समाज के लिए, ये घातक है। तो आखिर जब ये टर्म आता है और हम लोग मतलब कि मतलब गोरखपुर वाले जब इस बात अक्सर एक टर्म आता है कि हाथा बनाम मठ या फिर मठ बनाम हाथा, ये टर्म आता रहता है और इसको मतलब कि जब ये क्वेश्चन आता है आपके सामने या फिर बीजेपी के जो नेता लोग हैं उनके सामने, तो भले से आप इस प्रश्न को टाल दें, लेकिन ये टर्म तो है नहीं, समाज में ये टर्म तो है कि हाथा बनाम मठ या फिर मठ बनाम हाथा। देखिए टर्म तमाम चीजें होती हैं। इस संदर्भ में मतलब क्या? देखिए टर्म तो ये जनमानस ने लागू किया है, तो जनमानस की बात को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो कोई हमारी राजनीतिक मत की भिन्नता हो सकती है बाकी, और हमारा कोई ये नहीं है। किसी से हम व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी क्या हो सकती है? हमारी और उनकी दूर की मैंने किसी की भी दूरी, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी कोई उनकी खेत मेल की लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, वैचारिक लड़ाई हो सकती है कि हमारे विचार अलग हैं, किसी और के विचार दूसरे हैं, और वैचारिक लड़ाई लोकतंत्र में मुझे लगता है कि बहुत स्वस्थ होती है। बिना वैचारिक भिन्नता के लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता है, और वही लोकतंत्र स्वस्थ होता है जिसमें वैचारिक भिन्नताएं होती हैं। जैसे ये बात क्यों आया, और सबसे ज्यादा तब आया जैसे तमाम आरोप लगे और ईडी का छापा पड़ा, आपको गिरफ्तार किया गया, और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस वक्त जो है ये जो स्लोगन था वो पीक पे था कि बदला लेने की नीयत से ये सारी चीजें की जा रही है। वो क्या था पूरा टर्म? जिन लोगों ने किया होगा ये उनकी सोच हो सकती है, जो लोगों ने किया होगा उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं है ये। अब क्या चीज सोच है तो ये वो बेहतर बता सकते हैं जिन लोगों ने किया होगा। और अगर कुछ सत्य होता तो अदालत से हम छूट नहीं जाते। अदालत ने हमको जमानत दी, और मेरे ख्याल से इतिहास में कम लोगों को ऐसा अदालत ने जमानत दी है। तो इसका मतलब ये पहले से ये सिद्ध हो जा रहा है कि जिन लोगों ने किया था, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, उनका षड्यंत्र पूरी तरीके से षड्यंत्र था, गलत था। इसको अदालत ने सिद्ध कर दिया है। तो इसमें कहने के लिए अदालत की बात तो कुछ रह नहीं जाता। न्यायपालिका ही हमारे पूरे व्यवस्था में सर्वोच्च होती है, तो न्यायपालिका जो कहे वही सत्य है। धर्म का एक एंगल है देश की राजनीति में, तो पूरा का पूरा फोकस मतलब कि राजनीतिक शिफ्टिंग मुझे लगता है कि 50%, चाहे आप 2014 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, 22 की बात करें या फिर 24 की, वो टर्म आ ही जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके लिए धर्म क्या है? धर्म हमारी आस्था है, हमारा व्यक्तिगत आस्था है, हमारी किसी की भी धर्म व्यक्तिगत आस्था हो सकती है और होती भी है। भाई हम पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत धर्म, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, ये महसूस होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत चीज़ है हमारी। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन समाज में हम अपने धर्म को किसी दूसरे के ऊपर या अपनी इच्छा को किसी दूसरे की इच्छा पर लागू नहीं कर सकते। ये संविधान ने ऐसा अधिकार सबको प्रदान किया है। पूरे इस देश के, भारतवर्ष के लोगों को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है। वर्तमान में धर्म को राजनीति में मिला दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, आप या हम जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं उस पर अपनी आस्था रखें और उस धर्म के हिसाब से अपना व्यवहार करें। लेकिन जो लोग ये कह देते हैं कि राम को हम लाए हैं,
तो हमने तो अभी तक यही सुना था कि भगवान हम सबको लाए हैं, लेकिन भगवान को लाने वाला इंसान हो जाए, ये पहली बार नरेशन हमने सुना है। क्योंकि भगवान के बाद इंसान आया है, या इंसान अगर धर्म में आ जाता है तो भगवान की पूजा करता है। तो जब आप भगवान की पूजा करते हो तो भगवान को कैसे लेके आ जाओगे? भगवान आपको लेके आएगा कि आप भगवान को लेकर आएंगे? तो ये नरेशन अपने आप में उचित नहीं है, समाज को भ्रम में डाला जाता है। चाहे वो फिल्म के द्वारा भी तमाम जगहों से, खासकर ब्राह्मण समाज के ऊपर हम कहेंगे, अगर फिल्मों में चले जाइए तो ब्राह्मण दिखाया जाएगा तो आपको पाखंडी दिखाया जाएगा, अगर कोई दिखाया जाएगा तो धूर्त दिखाया जाएगा, बाकी अगर कोई और होगा तो उसको बहुत बेहतर दिखाया जाएगा, किसी और समाज का होगा तो उसको बेहतर समाज दिखाया जाएगा। अगर पुतला भी फूका जाता है तो रावण का पुतला फूका जाता है, जबकि रावण भगवान ब्रह्मा के कुल के थे। अगर देखा जाए तो विश्वथर्वा के बेटे थे, पुलस्त्य के नाती थे, और भगवान राम के वो एक तरह से पुरोहित थे, चाहे कुछ देर के लिए ही पुरोहित हुए, राम के पुरोहित थे। तो राम ने जिसको अपना पुरोहित बनाया हो वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। भगवान राम ने जिसको अपना पुरोहित चुना, ऐसा व्यक्ति जिसको शैव और वैष्णव दोनों धर्म का जानकार होना चाहिए था, क्योंकि शंकर की स्थापना करनी थी। तो और तो कोई मिल नहीं रहा था, मिला कौन? आचार्य रावण मिले। और स्थापना किसने कराई? आचार्य रावण ने स्थापना कराई, भाई उनकी स्थापना रावण ने कराई। और जब रावण का अंत होता है तो राम चूंकि अवतार हैं, भगवान हैं, तो वो लक्ष्मण को उनके पास नीति सीखने के लिए भेजते हैं। तो रावण क्या कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो कहते हैं कि राम को अहंकार का ज्ञान था, हमें ज्ञान का अहंकार था, राम और रावण का यही फर्क है। तो धर्म को कभी अहंकार के रूप में नहीं लेना चाहिए, धर्म का ज्ञान आवश्यक है। जैसे भगवान राम को ज्ञान था, अहंकार का ज्ञान नहीं था। आज लोगों को अहंकार का ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार नहीं। अब चूंकि एक मतलब कि आपने रावण की चर्चा की, और मतलब एक तरह से ये जो ब्राह्मण टर्म आ रहा है, अभी मैं हाल ही में एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा, वीडियो था एक रेप पीड़िता के लिए वहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो जब रेप पीड़िता के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो वहां तक तो सारी चीजें ठीक है, और उसके साथ सब लोग खड़े रहते हैं। जब भी इस तरह का हमारे देश में एक अच्छा चीज है कि जितने अच्छे लोग हैं, जब भी इस तरह की घटना होती है, एक साथ खड़े होते हैं, ना वो जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं। लेकिन जब ऐसे प्रोटेस्ट से ये नारा निकलने लगे कि हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, क्या है ये ब्राह्मणवाद जिससे लोग आजादी चाहते हैं, और ये टर्म बार बार क्यों लाया जाता है? देखिए, ब्राह्मणवाद पहले कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण विचारधारा है वशिष्ठ की, ब्राह्मण विचारधारा है आचार्य चाणक्य की, ब्राह्मण विचारधारा है कश्यप ऋषि की, ब्राह्मण विचारधारा है जो वेदों को सृजित किया है ऋषियों ने, उनकी। तो इसको किसी जातीय टर्म में अगर हम डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। ये एक विचारधारा है, और ऐसी विचारधारा है जो समाज के कल्याण के लिए है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये किसकी देन है? ये ब्राह्मण समाज की देन है, ये सनातन की देन है, ये हिंदू धर्म की देन है। और जब हिंदू और सनातन की बात करेंगे तो बिना ब्राह्मण के सनातन और हिंदू अधूरे हो जाएंगे। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये कौन कहता है? ये ब्राह्मण कहता है, ये दुनिया में और कोई नहीं कह सकता है। विश्व कल्याण की अगर किसी ने बात कही है तो ब्राह्मण ने कही है। प्राणियों में सद्भावना की बात कही है तो ब्राह्मण ने कही है। सर्व धर्म समभाव की बात किसी ने कही है तो ब्राह्मण ऋषियों ने कही है। तो ब्राह्मण को जात में परिभाषित करके आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ब्राह्मण को समझने के लिए विचारधारा को समझना आवश्यक है। तो आखिर क्यों, मतलब कि इतना ज्यादा ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो फिर बार बार ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, हमने फिर कहा, पहले भी आपसे कहा था कि जो सत्ताधीश हैं ये कहीं न कहीं ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। जो समाज है, सत्ता के लोग, उनको लगता है कि ब्राह्मण अगर रहेगा तो हम अपनी जो उनकी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने देगा। आप इसको
जब भी इतिहास के रूप में देखेंगे तो ब्राह्मणों ने सदैव इस देश के लिए त्याग करने का, दधीच का नाम आता है, कहाँ पे नाम आता है? त्याग में नाम आता है। अगर इस देश की आजादी के लिए पहले किसने लड़ाई लड़ी? मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी, चित्तू पांडे जी ने लड़ाई लड़ी। तो इस देश के लिए जब भी कुछ देने की बात आई तो ब्राह्मण समाज ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया, या ब्राह्मण समाज का योगदान ज्यादा है। और जिसका योगदान ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से उसकी के प्रति लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वो उसको लगता है कि हम भी उसी तरह से सम्मान पाएं, हम भी उस भाई उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो आप करना नहीं चाहते हो, केवल पाना चाहते हो। तो बाकी जो विद्वेष है करने और पाने का फर्क है। अब चूंकि ब्राह्मणों पे चर्चा हो रही है, हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और जैसे ही बैठक होती है अगले दिन फरमान आ जाता है प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस तरह की राजनीति ना करे, और उसमें तमाम राजनीति हुई। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, पहले फिर अपनी बात को हम दोहराना चाहेंगे। सत्ताधीश, हमने कहा ना, ब्राह्मणों से घबराते हैं। आप देखिए, कुर्मी की बैठक होती तो कोई नहीं परेशान होता है, राजपूत की बैठक होती तो कोई नहीं परेशान होता है, निषाद की बैठक होती तो कोई नहीं परेशान होता है, मौर्य की बैठक होती तो कोई नहीं परेशान होता है। तो ब्राह्मण की बैठक से क्यों परेशान है वो? तो मतलब सत्ताधीश ब्राह्मणों से भयभीत हैं। उनको लगता है कि अगर ब्राह्मण होंगे तो हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। मंसूबा उनका क्या है? लोगों को शोषण करना, ये तो मंसूबा है भाई। ब्राह्मण समाज आपका भी हमेशा ये आरोप रहता है, मतलब मैंने अक्सर देखा कि आपका एक बड़ा आरोप हमेशा से रहा है कि मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। हमने कहा ना कि एनसीआरबी का हमारा अगर आरोप है, इसको अगर आप आरोप मान रहे हो तो एनसीआरबी को आप सही मानते हो ना, भारत सरकार का पोर्टल है, डेटा है। तो एनसीआरबी के डेटा को निकालो आप, और उस डेटा में कितने ब्राह्मणों की हत्याएं की गई हैं, उस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है, किन किन ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया गया है, किन किन ब्राह्मणों को सताया गया है, उसके पीछे कारण क्या था, आपको दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। यह हो सकता मैं आरोप विनय शंकर तिवारी आरोपित कर सकता, लेकिन एनसीआरबी तो भारत सरकार की पोर्टल है और डेटा है। तो एनसीआरबी क्यों कह रहा है? एनसीआरबी कहता है कि 1500 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं इन 8-9 सालों में हो चुकी हैं। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, तो मैं तो एनसीआरबी के डेटा को बोल रहा हूं, मैं तो अलग से कोई बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, ये तो अखबार छापे या ना छापे, लेकिन एनसीआरबी तो इस बात को कह रही है ना। तो हमारे आरोप को ये कह देना कि आरोप है, ये गलत है। मैं चिल्लू पार में थोड़ा सा चलता हूं, क्योंकि वहां से आपको चुनाव लड़ना होता है, आप वहां से विधायक रहे हैं और बड़ी उम्मीद रहती है चिल्लू पार की जनता को। और हाथा को लेकर जो है मौजूदा जो विधायक हैं राजेश त्रिपाठी जी, वो भी तमाम आरोप लगातार लगाते रहते हैं। उनका एक स्लोगन मैं उनका बीते दिनों पॉडकास्ट किया था, तो हाथा को माफियाओं की यूनिवर्सिटी कहा करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब एक गंभीर आरोप आपके ऊपर, हाथा परिवार के ऊपर लगाते हैं। जो पहली बात कि अगर वो कहते हैं माफियाओं की यूनिवर्सिटी है, तो उनसे पूछिएगा अगर अपने हृदय पे या जिस शमशान घाट पे वो बैठे हैं, जिसके वो कर्ता धर्ता हैं, जब उन्होंने उसका निर्माण कराया तो उसके उद्घाटन के लिए सबसे पहले किसके पास गए थे? वो पूछिएगा। वो और वर्तमान जो बड़हलगंज टाउन एरिया के प्रतिनिधि हैं, नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो और वो दोनों मिलकर आदरणीय हरिशंकर तिवारी के पास उद्घाटन के लिए आए थे कि नहीं आए थे? अगर आए थे, सरयू का जल ले लें और कह दें कि मैं नहीं आया था, तो मैं उसको सत्य मान लूंगा। अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी बची हो, थोड़ी भी अगर उनमें सत्यता हो, तो ये कहें, हम बताएं कि वो उद्घाटन के लिए क्यों एक बार नहीं आए थे, दर्जनों बार आए थे। और उस समय आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी ने यह कहा था कि हम इसको कमाई का साधन, किसी शमशान घाट को कमाई का साधन नहीं बनने देंगे, और इसलिए वो नहीं गए थे। और ये यहां तक उतारू थे वो कि अगर वो नहीं आते हैं तो उस समय हमारे बड़े भाई हैं गणेश शंकर पांडे जी, उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आते हैं तो गणेश शंकर जी ही आ जाएं। तो उनका नहीं, हमारे परिवार से कोई ऐसी जगह नहीं जाएगा जो किसी के कमाई का साधन, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहां पे पैसा
नहीं लेना चाहिए, पैसा कमाई का साधन उसको नहीं बनना चाहिए। अगर उनमें दम हो तो इस बात को कह दें। आज भी तमाम लोग उस समय के हैं, मैं खड़ा कर सकता हूं। हालांकि मैं शिखंडी जैसी बातों पे बहुत ये नहीं करता हूं, जो व्यक्ति शिखंडी हो उसकी बातों का बहुत जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हो, इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो माफिया थे तो उनके पास उद्घाटन के लिए क्यों आए और बार बार आए। जब नहीं वो गए तब वो दूसरी जगह कहीं गए। और जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, अगर माफियाओं की ये यूनिवर्सिटी होती तो हजारों लोगों से यहाँ लोग आते नहीं। किसी माफिया के पास सामान्य जन नहीं जाता है। अगर आपको पता होगा, आप देखोगे अपनी समस्याओं को लेकर कोई माफिया के पास नहीं जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसको उम्मीद होती है, आशा होती है। वो आशा थी और वो स्वयं जो शिखंडी है, जो अपना कोई कार्य आज दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, वो उनका जीवन ही हमारे केवल नकारात्मक इस पे ही है। उनकी पहचान ही हमारा विरोध है। इससे ज़्यादा अगर उन्होंने कुछ चिल्लू पार में किया हो तो बता दें उनकी एक उपलब्धि क्या है चिल्लू पार के लिए। केवल और केवल दिन भर रोना कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। रोने के अलावा, पैर छूने के अलावा उन्होंने चिल्लू पार को क्या दिया। अभी बाढ़ आई थी, बगहा गांव कट गया। उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ का पीड़ित क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं कछार के दर्द को जानता हूं। तो वहां 165 परिवार समाप्त हो गए। तो वह दर्द कहां गया? ज्ञानकोल कट गया, वो दर्द कहां गया? जगदीशपुर कट गया, वो दर्द कहां गया? अगर इतनी हिम्मत थी तो वो जाके खड़े बंधा को लेकर मैंने सवाल भी किया था इस पे उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो है बैरिया बंधा का उन्होंने कुछ दूसरा नाम बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सरेया बैरिया बंधा है। सरेया बैरिया बंधा को विधायक होते हुए मैं 100 करोड़ रुपया पास कराया था, नाबार्ड से पास कराया था। उसका अनेकों बार मैंने प्रमाण दिया था कि नाबार्ड ने उसको पास कर दिया है। तत्कालीन सरकार ने उसको कैबिनेट बुलाकर स्थगित करने का काम इस आधार पे किया था कि उसकी लागत ज्यादा है। मैंने विधानसभा में ये प्रश्न पूछा था, आज भी विधानसभा में वो मौजूद होगा उसके रिकॉर्ड में। मैंने विधानसभा में ये प्रश्न पूछा था, अगर इसकी लागत ज्यादा आ रही है तो जिन लोगों ने उनका आगणन किया था, तो किसी भी प्रोजेक्ट को करते वक्त आगणन होता है, उसका मूल्यांकन होता है, तो उन्होंने मूल्यांकन क्यों गलत किया था? अगर गलत किया था तो सरकार ने उनको क्या दंड देने का काम किया? अगर गलत आगणन किया था तो सरकार को उनको दंडित करना चाहिए था ना। तो उन्होंने, सरकार ने तो उनको दंडित किया नहीं और आगणन गलत था नहीं। तो सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल खासकर चिल्लू पार के साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है। सरिया बैरिया बंधा सरकार की उपेक्षा का शिकार है। बगहा की कटान सरकार की उपेक्षा का शिकार है। ज्ञानकोल का कटान सरकार की उपेक्षा का शिकार है। चिल्लू पार की स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार की उपेक्षा का शिकार है। आज टाउन एरिया दोहन का काम कर रही है। नगर पंचायत के पार्क में, किसी पार्क में आपने दुकान बनते देखा है क्या? वहां पे पार्क में दुकान बन रही है। आज बाकी जगह मकान गिराकर पार्क बनाए जा रहे हैं और वहां पे पार्क में दुकान बनाई जा रही है। और दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। पहले अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा उसके लिए कि आप हो क्या। आपके का अस्तित्व यही है कि हमारा प्रतिद्वंदी होना, इससे ज्यादा उनका अस्तित्व और ये पहचान नहीं है। और शिखंडी के ऊपर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक और सवाल, चूंकि चिल्लू पार से जुड़ा हुआ है। 17 में चुनाव हुआ और आप विधायक बने बसपा से। आरोप ये लगा कि 12 या 14 करोड़ रुपया दिए थे तब हमारा टिकटवा कटल। मतलब ये विधायक जी ने आरोप लगाया था कि हमको मतलब कि टिकट मिला होता, लेकिन जो है हाटा परिवार के लोग जाके 12-14 करोड़ रुपया जाके देके टिकट खरीद लाए। अच्छा, हालांकि मैंने उनसे यह भी पूछा कि इसका मतलब कि फिर आपसे ज्यादा पैसा दिए होंगे, तो उन्होंने इस बात पे मतलब कि नकारा कि हमसे बहन जी पैसा नहीं लेती थी। मतलब उनकी बहुत खास थी मेरे आपके हिसाब से, और हमसे पैसा लिया। तो अगर पैसा लिया तो उनकी बहुत अच्छी थी, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अगर उनसे बहुत प्रसन्न थी या उनके व्यवहार से प्रसन्न थी तो उनको हमसे पैसा ले लिया। और उनको एक ही चीज का दो पैमाना हो सकता है क्या? एक चीज का दो पैमाना हो सकता है कभी? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो दो पैमाना एक चीज का नहीं होता है। देखिए, वो शिखंडी है, शिखंडी से ऊपर कुछ नहीं है और शिखंडी रहेंगे। उनको शिखंडी का मतलब इतना गंभीर आरोप आप मतलब कि इतना गंभीर कटाक्ष इसको कहेंगे, शिखंडी क्यों? मतलब इसलिए कि कोई कृत्य चिल्लू पार के लिए नहीं किया जा रहा है।
आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो कटान को रुकना चाहिए, वहाँ के लोगों को सुविधाएं तो मिलनी आप चाहिए। उनको ये भी तो कह सकते हैं कि वो कमजोर विधायक हैं या फिर कुछ और कमजोर शिखंडी, प्रतिद्वंदिता में। उनके लिए शिखंडी शब्द ही मुझे लगता है कि बेहतर उनके ऊपर लगता है, मेरे हिसाब से उनके ऊपर शिखंडी ही ऊपर लगता है, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। मैं आगे सवाल पे बढ़ता हूँ। चिल्लू पार्क को लेकर एक रोड पे जो है, चूंकि मैंने भी उस रोड पे संघर्ष किया और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है या फिर होगी। धुरिया पार रोड को लेकर और तमाम ऐसे रोड हैं, धुरिया पार जैसे तमाम रोड है, हालांकि उस पर बजट आया, बनना शुरू हो गया, लेकिन बनने के साथ साथ वो उस ढंग से नहीं बना जैसे बनना चाहिए था, जिस तरह से संघर्ष हुआ था। एक तो होता है कि अगर उस पर संघर्ष नहीं होता और वैसे बन जाता तो मैं कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लगातार वो मीडिया की नज़रों में था, लगातार उस पर हम लोग की नज़र थी, हम जैसे लोग वहाँ पे संघर्ष किए हैं। मतलब कि मैं पत्रकारिता शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी वहाँ के लिए संघर्ष किया है। और जब धरना हो रहा था आप भी कई बार वहाँ पे गए थे। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और चूंकि आपका विधानसभा है जहाँ से आपको लड़ना है, क्या भूमिका होने वाली है? रोड सही से नहीं बन रहा है। देखिए, ये जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है, तत्कालिक जनप्रतिनिधि होता है, सदन क्यों होता है जी। सदन की भूमिका क्या है? सदन की भूमिका ये है कि अगर कोई अधिकारी, कोई विभाग अगर गलत काम कर रहा है तो उसको हम सदन के प्लेटफॉर्म पे रखें। तो वर्तमान जनप्रतिनिधि ने क्या उसको सदन के प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया? अगर प्लेटफॉर्म पे रखने का काम नहीं किया तो क्यों? आखिर ये प्रश्न होना, ये किसका दायित्व है? नैतिक दायित्व और आधिकारिक दायित्व दोनों उन्हीं के पास है। सदन के प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं रख पाऊंगा उसको, क्योंकि मैं सदन में नहीं हूं। जो सदन में है तो सदन उसकी जांच करता है, या कोई जो विभाग है उसको पत्र लिखते हो तो विभाग उसकी जांच करता। ऐसा कुछ किया क्या उन्होंने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस पर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। फिर मैं कहूंगा शिखंडी है, इसीलिए मैं उनको शिखंडी कहता हूं कि वो शिखंडी कोई काम नहीं करता है और वो बराबर शिखंडी ही रहता है। उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, तो उनको एक सहारा चाहिए होगा। मैं थोड़ा सा चिल्लू पार से अलग आता हूं। बीच में 2022 के चुनाव के टाइम पे एक सुगबुगाहट आई थी मार्केट में, ये कहें कि मतलब कि जो आप गोरखपुर में, और बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा भी थी। भाजपा में जाने का कुछ प्रस्ताव आया था क्या? कुछ ऑफर आया था क्या? या फिर आपने जाने का कोशिश किया था? अरे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कोई सेल तो है नहीं कि वहां से ऑफर आएगा कि 50% कम है और 25% ज्यादा है। ये विचारधारा की बात है। आमतौर पे ये हमने पहले से आपसे कहा कि ये विचारधारा की बात है। राजनीति कोई सेल परचेज का डिस्काउंट ऑफर नहीं है कि आता है कि बड़े बड़े स्लोगन आते हैं कि 50% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, इतना घटा हुआ, इतना बढ़ा हुआ। ये एक विचारधारा है हमारी और उनकी विचारधारा। पहले भी हमने क्या मतलब कि हमने कहा हमारी और उनकी विचारधारा अलग अलग विचारधारा है, तो कोशिश विचारधारा में होती है, विचारधारा से अलग। उधर से कोई ऑफर आया था? राजनीति एक विचारधारा है। हमने पहले से कहा हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। आप कोशिश के लिए या डिस्काउंट के लिए या किसी पैसे के लिए हम काम नहीं करते। भगवान ने आपके आशीर्वाद से हमको जीने खाने का समृद्ध बनाया, इतना हमारे पास भगवान ने दिया है कि हम जी खा सकते हैं और रह सकते हैं। ये डिस्काउंट सेल नहीं है। ये उनसे पूछिएगा जिसको डिस्काउंट सेल और कमीशन की जरूरत हो है, वो ये काम कर सकते हैं। मैं एक बात की तारीफ आपकी कर सकता हूं, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि लेकिन जब आपके निधि से, जब आप विधायक हुआ करते थे, आपके निधि से कोई बजट पास होता था, आप अपनी निधि देते, तो अक्सर मैं ये सुन लेता हूँ कि विधायक जी लोग उसमें कमीशन मांगते हैं। अक्सर मैंने सुना है, लेकिन अब चूंकि कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन आपके बारे में ये चीजें मतलब कि 2-3 लोगों से मैंने सुना कि विधायक जी कमीशन कभी मतलब कि लेते ही नहीं, और उनके लिए जो कमीशन उसमें से आएगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बात की तारीफ मैं आपकी कर सकता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति हो और इस तरह से चीजें मार्केट में जाए तो एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं। एक तो पेपर लीक की तमाम समस्याएं रहती हैं और तमाम लड़के मुझसे मतलब कि जब मैंने कल पोस्ट डाला था कि आप अगर चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक से कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, तो इसमें ये लड़के ने कमेंट किया था, भैया ये सवाल जरूर पूछिएगा कि पेपर लीक को लेकर, ये मुद्दा को लेकर विपक्ष जोरों शोरों से मतलब आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, जोरों शोरों से शोर क्यों नहीं मचा रहा है? देखिए, जोरों शोरों से शोर मचाने की एक जगह है, वो विधानसभा का सदन है।
सरकार कितने दिन विधानसभा चला रही है, ये आप देखिए। विपक्ष कहाँ अपनी, मतलब सब्जी मंडी में या मछली मंडी में तो आवाज उठाएगा नहीं। आवाज उठाने का मतलब सदन की पटल या सदन की कार्रवाई। तो विधानसभा की सदन कितने चलते हैं, कैसे सदन बुलाए जाते हैं, आप देखिए। सदन बुलाया जाता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन क्या होता है, पहला दिन होता है, कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद बंद होता है। शनिवार इतवार बंद हो जाता है, सदन अपने आप बंद रहता है। सोमवार को हंगामा होता है, मंगलवार को सदन कार्रवाई पूर्ण होकर बजट पास करके पूरा हो जाता है। 4 और 5 दिन का सदन बुलाया जाता है और उस 5 दिन में 2 दिन 3 दिन छुट्टियों के हो जाते हैं। तो इसलिए कार्रवाई जब होगी तब तो कोई बात उस पर कहेगी। दूसरी बात, अगर आपने इस तरह की बात छोड़ी थी, समितियों के माध्यम से लोग अपनी बात रखते थे। वर्तमान सरकार ने समितियों को पंगु बना दिया। कैसे पंगु बना दिया? अभी तक समितियों में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रमुख सचिव थे, उनकी उपस्थिति होती थी। और अब क्या है, सरकार ने यह आदेश कर दिया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें नहीं जाएंगे। अगर आपके अधिकार में ही नहीं कोई चीज होगा तो दूसरे जो लोग जाएंगे वो क्या काम करेंगे? तो समितियां भी डिफंक्ट हो गई। तो इस तरह से वर्तमान में एक तरह से तानाशाही आ गई। तो जो लोगों की ये उम्मीद है कि आवाज नहीं उठती है, तो उसके लिए सदन चलना चाहिए। तो सदन में ही बात रखी जा सकती है। और विपक्ष अभी तक परंपरा रही है कि अपनी बात को सदन में ही रखता है। आज तो अगर आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है कल FIR लिखा के अंदर कर दिया जाए, जेल में कर दिया जाए। ये सरकार का रवैया है जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। एक और टर्म आ रहा है कि इस वक्त जो रुपए की हालत है और लगातार डॉलर के कंपैरिजन में रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपको सरकार को कोई सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देंगे आप? नहीं, हमसे सरकार जब सुझाव मांगे, देखिए ये इतना छोटा चीज नहीं है कि हम आपके पॉडकास्ट पे इसको विस्तृत कर दें। ये बड़ा विषय है। अर्थशास्त्र एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा विषय है। किसी एक पॉडकास्ट से या एक व्यक्ति के सुझाव से नहीं हो, इकॉनमी नहीं सुधर सकती। इकॉनमी सुधारने के लिए इसकी बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनसे बात करनी पड़ेगी आपको। सामान्य आदमी इसमें मुझे लगता है कि अगर कहता है तो राजनीति करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश हित के लिए है, समाज हित के लिए है। तो इस पे बेहतर विचार अर्थशास्त्रियों के ही आ सकते हैं। हमारा विचार एक सामाजिक रूप से होगा, क्योंकि वो जो कि देश के साथ बहुत उचित नहीं होगा। इसमें अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक सरकार को करनी चाहिए, वित्त मंत्रालय को करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय से संबंधित जो लोग भी हों, सरकार से अपनी बात करें। एक और सवाल ये कि जैसे 2022 का चुनाव हुआ और उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाई, तो उन तमाम चीजों को लेकर 27 की कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, हम जीत हार के लिए बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जीत हार, हमारा काम है जनता के बीच में चलना, जनता की समस्याओं को उजागर करना। वो हम चाहे जो भी होता हम उसको उजागर करते रहते हैं। बाकी जनता किसको जिताएगी किसको हराएगी ये निर्णय जनता करती, व्यक्ति नहीं करता है। हम कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। हम कोई उनको 10,000 रुपया नहीं दे रहे हैं, हम उनके खाते में कोई कुछ सिलेंडर नहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो जीत हार जनता के ऊपर तय होती है, व्यक्ति के ऊपर नहीं। हम, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उनके बीच में बने रहते हैं, उनकी बातों को कहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जो उनकी समस्या होती है उसके लिए लड़ने का काम करते हैं। बाकी काम जनता का है। अब आखिरी, मतलब कि इस पॉडकास्ट का आखिरी दौर चल रहा है, मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनके बारे में आपको 1-2 लाइन 3 लाइन में जो भी कुछ बोलना होगा आप बोल सकते हैं। ये मतलब कि एक तरह से रैपिड फायर टाइप का ये सवाल रहेगा। सबसे पहले जो नाम है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? देखिए, सेल्फ सेंटर्ड हैं वो। व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्तित्व को विराट आकार का होना चाहिए। उसको तमाम छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए। वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं और उनको 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो उनकी जो भी सोच होनी चाहिए, 150 करोड़ के लोगों के बारे में सोच होनी चाहिए। और भारत दुनिया के देशों में बहुत सारे चीज़ों में नेतृत्व करता है, तो वो उसके नेतृत्व करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो उनका व्यक्तित्व विराट होना चाहिए। अमित शाह, वो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी जो भूमिका वो उसको वो कर रहे हैं। और
किसी मंत्री की भूमिका प्रधानमंत्री के अनुसार ही निर्धारित होती है। तो ये हम और आप नहीं निर्धारित कर सकते, ये तो मंत्रिमंडल की सामूहिक भूमिका होती है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो समय समय पे आप देखिए जो भी जनता से जुड़े चीजें हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बराबर उसको उठाने का काम किया है। जब तक विधानसभा में थे, विधानसभा में मुकदमे लोगों को उठाने का काम किया है। समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता को हटाने का काम कर रहे हैं। तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति में समाज को में भेद नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को समाज में भेद नहीं, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमारी यही परंपरा भी रही है। भारतवर्ष इसीलिए जाना भी जाता है, हम एक दूसरे को से जुड़े रहते हैं। सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये हमारा सनातन धर्म की बात है। तो अखिलेश जी लगभग मुझे लगता है इसी नारे पे चल रहे हैं। मौजूदा सीएम योगी जी, तो वो तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? अहिंसुण, सहिष्णुता न होना। और जब तक व्यक्ति सहिष्णु नहीं होगा लोकतंत्र चलेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस से लोकतंत्र नहीं चलेगा, उसके लिए सहिष्णु। वो तो कहते हैं गुंडो माफियाओं के लिए जीरो टॉलरेंस है। आप अखबार उठाओ, कितने लोगों की रोज हत्याएं हो रही हैं। जब पशु तस्कर मार दे रहा है, कहीं कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है। तो गुंडा माफिया तय आप कैसे कर देते हो? हमने पहले भी कहा आपसे, गुंडा माफिया कोई राजनेता, कोई पुलिस अधिकारी तय कर सकता है क्या? कैसे है वो अदालत किस लिए बनी है? न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका भाई, अगर न्यायपालिका ने उनको घोषित किया क्या? अगर न्यायपालिका ने किसी को अपराधी नहीं घोषित किया है तो कोई व्यक्ति को यह अधिकार संविधान नहीं देता है कि वो उसको अपराधी घोषित करे। और पहले ही आप अपराधी घोषित कर दे रहे हो न्यायपालिका से पहले, इसका मतलब न्यायपालिका से सर्वोपरि आप हो। तो व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी, भली महिला है और अब तो हमें लगता है कि धीरे धीरे वो उनकी उम्र भी है और क्यों दूरी बना रही हैं ये तो वही बता पाएंगी। अच्छी महिला है। मतलब महिला तो अच्छी है, लेकिन राजनीतिक पटल पर उनकी क्या भूमिका, किस तरह? ये तो आप देख सकते हैं भाई, उनकी उपस्थिति कहाँ है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि कितनी उपस्थिति उनकी है। तो वो तो बेहतर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं उपस्थिति कहाँ है। एक युवा चेहरा इन दिनों काफी चर्चा में है, खास करके मतलब कि देश के मतलब कि देश पटल पे चंद्रशेखर रावण क्या रिप्लेस करेंगे ये आने वाले समय में? आपको ऐसा लगता है मायावती जी को रिप्लेस कर सकते हैं? कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? उनके ऊपर तभी पारी शुरुआत करते ही आरोपों की झड़ी लग गई है। कई लोगों ने आरोप लगा दिया और आरोप भी कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं है, गंभीर आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको रिप्लेस करना है या बड़ी बात करना, मायावती जी को रिप्लेस करने की बात संभवतः आप कह रहे हैं। मायावती जी का व्यक्तित्व तो बड़ा है, हम ये नहीं कह सकते, उनका व्यक्तित्व बड़ा है। तो उनको कम से कम उस व्यक्तित्व तक आना होगा और इन आरोपों से दूर रहना होगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। तो मुझे लगता है वो केवल पाना चाह रहे हैं, खोना नहीं चाह रहे हैं। कुछ खोएंगे तभी कुछ पाएंगे। मतलब हमेशा संघर्ष की बात करते रहते हैं कि मेरा नहीं, बात समाज करने को लेकर संघर्ष नहीं, समाज के लेकर कहाँ संघर्ष है? वही जो संघर्ष कर रहे हैं वही आरोप लगा रहा है। जो संघर्ष जिसके लिए कर रहे हैं वही तो आरोप लगा रहा है। हम थोड़ी ना आरोप लगा रहे हैं, वही समाज आरोप लगा रहा है ना। तो किसको सत्य माने? तो आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जो आरोप लगे उसके बारे में बात कर रहे हैं? जो भी आरोप लगे, मैंने व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भी आरोप लगे, तो जब व्यक्ति को अपने को बड़ा करना होता है तो व्यक्तित्व को भी बड़ा करना पड़ेगा। एक आखिरी व्यक्ति का मैं नाम लूंगा और वो मौजूदा समय में नहीं है और मुझे लगता है कि इस पे मतलब कि एक लंबी चर्चा भी होनी चाहिए अलग से। लेकिन मैं एक संक्षेप में जानना चाहता हूं कि गांधी जी को लेकर मतलब बड़ा कंट्राडिक्शन है। मतलब कि मौजूदा समय में जब सरकारों की बात आती है या फिर मोदी साहब की बात आती है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके सम्मान में कोई कमी तो नहीं रहती है। लेकिन एक चर्चा हमारे देश की राजनीति में बहुत गहरी हो चली है कि गांधी जी सही थे या गलत थे। तमाम आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है और खास करके मतलब कि युवाओं के अंदर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से डाला जा रहा है कि गांधी जी बहुत गलत थे, उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया, तमाम चीजें, तमाम बातें होती हैं। और ऐसे वक्त में नाथूराम गोडसे को महान बताया जाता है। इसके लिए
आपको इतिहास में जाना होगा, आज के 100 साल पहले जाना होगा, 125 साल पहले जाना होगा कि गांधी क्या थे, 1916 में भारत क्या था और गांधी क्या थे। एक क्षण में गांधी के बारे में कुछ कहना गांधी के साथ अन्याय होगा। गांधी मतलब महात्मा गांधी, बापू, जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनको आरोपित करना बड़ा कष्ट की बात है। जब वो बैरिस्टर का पद छोड़कर यहाँ आए थे तो किस उम्मीद से आए थे? इस उम्मीद से नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया है। अगर तिनकठिया मजदूरों के बारे में आपने सुना होगा, नील आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, तब आप गांधी को जान पाओगे। कह देने से कि गांधी बुरे हैं या फला अच्छे हैं, आज के 100 साल बाद अगर कहा जाए प्रधानमंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के लिए ऐसे थे, तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। जो लोग भी कह रहे हैं उनको गांधी को जानना होगा, और जो लोग ये कहते हैं, मैं तो ये मान सकता हूँ कि उनको गांधी के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं। गांधी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी दुनिया में गांधी जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरी दुनिया के स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो गांधी को पूरी दुनिया जानती है, और उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना कष्टप्रद है। अब वही मैं भी मतलब कि कई बार जब ये चर्चाएं होती तो तकलीफ होती कि मंडेला जैसे व्यक्ति को अगर कोई आरोप लगाने लगे, गांधी जैसे व्यक्ति पे कोई आरोप लगाने लगे, तो फिर सही कौन है। लेकिन फिर दूसरे टर्म में बात ये आ जाती है कि आरोप तो राम जी पे भी, मतलब भगवान राम पे भी लगे, तो आरोपों का क्या है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों आपने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और एक महत्वपूर्ण चर्चा हम मतलब आपके और हमारे बीच हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।